हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में क्या होता है, तमिल लैंग्वेज जो तमिलियंस होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं। जैसे कन्नड़ जो है वो कर्नाटका में रहते हैं, राइट। जैसे गुजराती गुजरात, मतलब लैंग्वेज बेस पे हम लोग ने क्या किया, स्टेट को बांटा है। शुरुआत में क्या हो रहा था, जब शुरुआत में ऐसा किया जा रहा था तो जो शुरुआत के पॉलिटिशियंस थे, स्टार्टिंग पॉलिटिशियंस थे, वो बहुत डर रहे थे, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। हम लोगों ने फेडरलिज्म का छोटा सा एक पार्ट खत्म कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होती है और इंडिया के लिए फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कैसे पता चलता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अगर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई फेडरल कंट्री का मतलब क्या है, कि जहां पावर डिवाइड होती है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। यानी कि पावर डिवीजन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे, कैसे होती है पावर डिवीजन इंडिया में, कैसे 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, सेंट्रल लेवल, यूनियन जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है। अब कैसे पता चलता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि भाई पावर्स को ही बांट दिया गया है। किसमें बांट दिया गया, 3 लिस्ट में, राइट। 3 लिस्ट में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट, राइट। अब नाम से पता चल रहा है क्या, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब ये वो लिस्ट होगी जिनमें वो सब्जेक्ट्स होंगे। अब देखिए हर लिस्ट में, पहले ये जान लीजिए, हर लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। कुछ सब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है कि ये वो चीजें होंगी जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाएगी, लॉज बनाएगी। अब जैसे यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होंगे जिसमें आप देख रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज बनाएगी, मतलब वहां पे ज्यूरिसडिक्शन किसका है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राइट। तो इनको बोलते हैं क्या, यूनियन लिस्ट। इसमें कौन कौन होता है, फॉर एग्जांपल आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, एटॉमिक पावर हो गया। ये सब किसके पास होगा, ये सब कॉमन सेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस है इन सब की। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, राइट। किसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आप बैंकिंग नहीं दे सकते हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आप डिफेंस नहीं दे सकते हो, एटॉमिक पावर नहीं दे सकते हो। क्यों, क्योंकि वो किसी स्टेट के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, ये होगी आपकी यूनियन लिस्ट, राइट। फिर आता है आपका स्टेट लिस्ट। नाम से पता चल रहा है इसमें वो सब्जेक्ट होंगे जिसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, मतलब सिर्फ वो लॉ बना सकती है। जिसमें आप देखते हो एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया। ये सब क्या होता है आपको पता है कि जैसे आर्मी, आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, ऐसे आप याद कर लो, ठीक। सिंपल चीज क्या है, ये इसलिए किया गया है ताकि पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक वर्कलोड ना हो, बर्डन ना हो, और इतने बड़े देश को इजिली गवर्न किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम कर सके। इसलिए भी क्या किया गया है, इन पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। अब तीसरी लिस्ट क्या है, तीसरी लिस्ट नाम से तो चल रहा है क्या, कंकरेंट लिस्ट। मतलब ये वो सब्जेक्ट होंगे जिनमें आप देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं, राइट। मतलब इनमें क्या होगा, दोनों लॉज बना सकते हैं, बट इसमें ट्विस्ट क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट के लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा होगा, राइट, तो लॉ किसका प्रिवेल होगा या किसका अप्लाई होगा, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब यहां पे भले दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, बट वैल्यू किसको दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। सिंपल चीज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, आप ये समझो। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सब के ऊपर कोई भी लॉ बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में भी कोई लॉ बना सकते हैं, डाइवोर्सेस के ऊपर, मैरिजेस के ऊपर, राइट, फॉरेस्ट के ऊपर। उसी तरीके से यूपी एज अ स्टेट सीएम, यहाँ के क्या कहते हैं विधान, जिसको मतलब विधानसभा बोलते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे भी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं, राइट। अब क्या होगा, दोनों लॉ अगर सेम चीजों के ऊपर है और बट दोनों के जो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, राइट। इसी तरीके से एक और लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट क्या होती है, ये वो लिस्ट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी, राइट, बट वो अब नया इनके ऊपर लॉज बनाने की जरूरत है। जैसे अभी एक नया मैटर है जो आपको पता है हॉट टॉपिक है, कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कभी लॉ नहीं बनाया गया क्योंकि शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ था ही नहीं। अब क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है न्यूज में, ठीक है, आपको पता है आईटी आया है, ठीक है, क्लाउड जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक आया है क्या कहते हैं जिसको बिटकॉइन बोलते हैं, राइट, बिटकॉइंस आ गए। तो ये सब क्या है, ये सब अब नए मैटर्स आए, राइट। तो इन सब के ऊपर कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉज नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ये कौन होगा, रेसिड्यूरी लिस्ट या रेसिड्यूरी पावर भी बोलते हैं। सिंपल चीज क्या है, आप लोगों को इन 3 लिस्ट से पता चल गया ये कैसे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट
वर्क कर रही है। लाइक फेडरलिज्म कैसे प्रिवेल हो रहा है, कैसे आप देख रहे हो पावर्स की डिवाइड कर दी गई। जैसे हम लोग ने देखा फेडरलिज्म में क्या हो रहा है, सेंट्रल स्टेट लोकल, वैसे हमने क्या किया, पावर्स को भी सेंट्रल और स्टेट में बांट दिया। सिंपल चीज। अब देखते हैं क्या कि ये देखा जाए हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। अब भाई देखो कहने को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बट भाई वो प्रैक्टिस कैसे हो रहा, कैसे कैसे पता चला कि भाई इंडिया में फेडरलिज्म बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो हुई होंगी ना जिससे पता चला होगा कि भाई फेडरलिज्म इंडिया का स्ट्रांग है, या हमको ये पता चला कि भाई इंडिया में फेडरलिज्म क्या कर सकता है, अच्छा वर्क कर सकता है। कैसे पता चलेगा? तो एक है लिंग्विस्टिक स्टेट वाला मैटर। लाइक लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, मतलब जो स्टेट किसी लैंग्वेज के बेस पे बनाए गए हों। लाइक हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में क्या होता है, तमिल लैंग्वेज, जो तमिलियंस होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं। जैसे कन्नड़ जो है वो कर्नाटका में रहते हैं, राइट। जैसे गुजराती, गुजरात, मतलब लैंग्वेज बेस पे हम लोग ने क्या किया, स्टेट को बांटा है। शुरुआत में क्या हो रहा था, जब शुरुआत में ऐसा किया जा रहा था तो जो शुरुआत के पॉलिटिशियंस थे, स्टार्टिंग पॉलिटिशियंस थे, वो बहुत डर रहे थे, राइट। क्यों डर रहे थे? कि उनको डर था कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, इंडिया का और विभाजन हो सकता है। बट हुआ क्या, आप देख रहे हो कि ऐसा डिवीजन करने से इंडिया की यूनिटी और स्ट्रांग हुई, राइट। इंडिया का फेडरलिज्म और स्ट्रांग हुआ। मतलब एक तरीके से इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और स्ट्रांग कर दिया। यानी कि आपका जो लिंग्विस्टिक बेस स्टेट्स बनाए गए वो इंडिया के लिए कमजोरी नहीं ताकत बनकर है, राइट। तो यहां से पता चला कि भाई डिवीजन अगर हम करेंगे भी कोई अच्छा सही तरीके से, एकदम नाप झोंक के ऐसा डिवीजन करें, मतलब ऐसा ना हो कि भाई प्रॉब्लम्स हो, ऐसा ना हो कि भाई लोगों में डिवीजन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वो डिवीजन देश के लिए प्रॉफिटेबल होगा, फायदा देगा, यूनिटी बढ़ाएगा, फ्रेटर्निटी आएगी, राइट, ब्रदरहुड आएगा। तो ये चीजें हैं। फिर दूसरी चीज क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। अब आपको भी पता है कि इंडिया में कई 1000 लैंग्वेजेस बोली जाती है, कई लैंग्वेजेस बोली जाती है, राइट। अब उसमें आप बात करो कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसको हम 22 लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट। 22 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल लैंग्वेज है। बट फिर भी इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों है। शुरुआत में ऐसा हो रहा था कि भाई हिंदी को बनाया जाए, बट व्हाट अबाउट अदर स्टेट्स जहां पे उनकी खुद की लैंग्वेजेस हैं। तो हम लोग ने क्या किया, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई आप हिंदी को प्रमोट करिए, बट किसी के ऊपर क्या करनी है, थोपिए मत कि आप कहें कि भाई तमिलनाडु वाले आप लोगों को हिंदी में बात करनी, बिल्कुल नहीं, राइट। ये जो वन लैंग्वेज वन नेशन वन लैंग्वेज वाली बात होती है वो कहीं ना कहीं इस क्या पे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। रीजन नहीं क्या है, आपको पता है कि हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, राइट। आप उस लैंग्वेज को कैसे दबा सकते हो, राइट। नेशनल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज बनाने के लिए आपको बाकी सारी लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, बट आप वो नहीं कर सकते हो, राइट। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री का मतलब आप समझ रहे हो ना, डाइवर्सिटी है रिलीजन में, लैंग्वेज में, कल्चर में, राइट। तो इन सबको आपको एक साथ लेके आना पड़ेगा, तब जाके इंडिया सही से काम करेगा, राइट। तभी तो हम लोग सही फेडरलिज्म सही से काम करेगा, डेमोक्रेसी सही से वर्क करेगी, आपसी में मतभेद नहीं होंगे, ठीक है, आपसी में ब्रदरहुड आएगा। कैसे आएगा, जब आप उनके डिफरेंसेस को भी फॉलो क्या करोगे, इज्जत दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन का हूं, अगर मैं दूसरे रिलीजन के खिलाफ मतलब कि नफरत की बातें करने लगूं या कुछ गलत बात करने लगूं, तो क्या होगा, हमारे और इसके बीच में कैसे होगा, नेगेटिविटी आएगी, हमारे उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन आएगा, हमारे बीच में क्या होता है, सिविल वॉर हो सकती है, देश में सिविल वॉर हो सकती है। रीजन मीन क्या है, आपको देश ऐसे तो चलाना नहीं, आपको डेमोक्रेटिक, आपको इंडिया को डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी कैसे होती है, सब लोग इक्वल है, राइट। एवरीवन, वेदर इट्स हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सब क्या है, बराबर है। तो सिंपल चीज क्या है, आपको सारी लैंग्वेजेस की भी क्या करनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी, सारे कल्चर्स की इज्जत करनी पड़ेगी। आप देखते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां पे जाते हैं वहां की ड्रेसेस पहनते हैं, वहां की लैंग्वेज में बात करने की, थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट करवाता है, राइट। लैंग्वेज कनेक्ट करती है, आप किसी की लैंग्वेज को दबा नहीं सकते हो। सिंपल चीज यही है। तो वही क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट, भले इंडियन गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, आप देख रहे हो इंडियन गवर्नमेंट क्या है, इंग्लिश और हिंदी को एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बोलती है, बट वो किसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलती, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कई लैंग्वेजेस हैं, राइट। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो आपको उन सबको भी क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। यहां से भी आप देखते हो क्या कि हम लोग ने क्या किया, एक तरीके से एक ना करने के चक्कर में, अगर हम यूनिटरी करने के चक्कर में कहते भाई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें यह भी होता कि एक आपके पास लैंग्वेज भी होनी चाहिए। जैसे हम लोग ने गलती कहां की थी, हम लोगों ने एक कंट्री था जिसको हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं, राइट। श्रीलंका ने क्या गलती की, श्रीलंका ने यही गलती की तो कि भाई क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज को, सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको हम क्या करेंगे, नेशनल लैंग्वेज वो कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, राइट। फ्रांस में
आप देखो कि क्या कहते हैं, फ्रांस में भी ये ऐसा ही कुछ हुआ था, राइट, जब उन्होंने, वहां की बात अलग है। आप साउथ एशिया की बात करो जहां पे डाइवर्स पॉपुलेशन है, आप यहाँ पे एक लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर सकते हो, आपको सारी लैंग्वेज की इज्जत करनी पड़ेगी, वही क्या है कि लैंग्वेज पॉलिसी, राइट। फिर बात करते हैं क्या, सेंटर स्टेट रिलेशन। शुरुआत में हमको पता है कि क्या इंडिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो थी, जो सेंटर में भी थी, जो स्टेट में भी थी। उस समय ऐसा होता था कि जो सेंटर गवर्नमेंट बोलती थी उससे क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि सेम पार्टी है, सेम पॉलिटिकल पार्टी। बट 1990s के बाद आप देखते हो इंडिया में एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने लगी, जिसमें आप देखते हो रीजनल पार्टीज है ना, उनका बोलबाला हो गया। उनका बोलबाला होने से देखते हो, आप क्या देख रहे हो कि ये जो फेडरलिज्म है और स्ट्रांग हो गया। कैसे? अगर आप देखो खाली एक पार्टी हो और वो पूरे देश में रूल कर रही हो, तो वो आपके पास ऑप्शंस कैसे हो, ये डेमोक्रेसी कैसे हुई? डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, राइट, ऑप्शंस होते हैं। अब क्या हो रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशन इससे क्या होगा, और मजबूत होगा फेडरलिज्म की वजह से। कैसे? आप देखो अब कोalition गवर्नमेंट आने लगी। कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है, कोई एक पार्टी अगर सेंटर में है बट वो और रीजनल पार्टी से भी क्या करती है, कहीं ना कहीं एक तरीके से गठबंधन करके रखती है। रीजन मीन क्या, वो चाहती है कि उनसे भी लिंक बना रहे, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए, गवर्नमेंट गिर जाए, तो वो रीजनल पार्टीज क्या करेंगी, हमको बचा लेंगी। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, अपना जो नेशनल पार्टी उसका लालच हो गया। बट जो स्टेट पार्टीज हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो क्या है, वो अपने रीजन के लिए अपने लिए काम निकलवा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो सेंटर में बहुत स्ट्रांग है, राइट, बट उसने एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल बिहार या उड़ीसा से क्या कर रखा है, कोलिशन कर रखा है। अब जब बिहार का कोई पार्टी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलिशन में है, तो बिहार के लिए स्पेशल क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है, जैसे एजुकेशन के लिए अलग से पैसा मांग सकता है, हेल्थ के लिए अलग से पैसा मांग सकता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म को और स्ट्रांग कर दिया, राइट। ये बोला जा सकता है कि भाई ये तो फिर हो जाएगा कि भाई अपने हिसाब से काम करवाना, पर अपने हिसाब से काम करवाने में आप देख रहे हो ना, फायदा भी तो स्टेट्स को हो रहा है, राइट, फायदा भी तो हो रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हो सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी आपका फेडरलिज्म स्ट्रांगली अपना काम कर रहा है। फिर बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब पावर सेंटर से लेके लोगों में बांटी जाए, यानी लोअर लेवल पे भी पावर्स को बांटा जाए, उसको बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब हायर लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, मतलब कुछ पावर्स जो थी वो वहां से लेके लोकल लेवल गवर्नमेंट को दे दी जाए, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो, यानी कि वो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। या ये बोला जाए सेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट हो, राइट, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन में देखते हो क्या, पावर्स क्या होती है, डिवाइड होती है, राइट। अब इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन पहले से भी था, बट 1992 में क्या हुआ, 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेशन मिल गया। कैसे? आपको पता है 1992 में इंडिया में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के लिए लॉज बना दिए गए, जिसको थर्ड लेवल या लोकल लेवल गवर्नमेंट के लॉज बोलते हैं। इससे क्या हो गया, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब क्या हो गया, लीगल हो गया, राइट। लीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल, मतलब कि अब गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑर्डर, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ये दबाव रहेगा कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इनका फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा, हर 5 साल बाद आपको इनका इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। रीजन मीन क्या है, तो ये क्या है, ये फायदा हो गया क्या, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में आने से। तो अब बात करते हैं क्या, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, वही मैं कह रहा हूं ना, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया है, किसके लिए, कि आपको रेगुलर इलेक्शंस तो करवाने ही पड़ेंगे लोकल लेवल गवर्नमेंट के लिए। ये हो गया, यहां से पता चलता है, राइट। फिर क्या होता है, स्टेट्स ने क्या किया, अब भाई लोकल लेवल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, लोकल लेवल गवर्नमेंट का खाली ये मतलब नहीं है कि पावर्स को नीचे लोकल लेवल में बांट देना। इससे क्या होगा, ग्रास रूट लेवल तक आपकी डेमोक्रेसी पहुंचेगी। जो लोग अभी तक गांव में बैठे हुए थे, उनको पता भी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चल रहा है या स्टेट गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज उन तक पहुंचेंगी, राइट। तो लोकल लेवल गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है कि ग्रास रूट लेवल तक, एकदम नीचे हिस्से तक क्या जाएगा, आपकी पॉलिसीज पहुंचेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट। तो ये है क्या, आपको पता है कि लोकल लेवल गवर्नमेंट का होने का फायदा, राइट। फिर आप देख रहे हो सीट रिजर्व होती है किसके लिए, हर क्लास के लिए होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी होती है। और आपको पता है कि लोकल लेवल गवर्नमेंट में वुमेन्स के लिए भी क्या है, 1/3 पोजीशन हमेशा हर जगह पे क्या है, रिजर्व है। यानी कि वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन भी कौन दिलवा रहा है, ये डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी ये पंचायती और आपका म्युनिसिपैलिटी, राइट। तो 1/3 आपकी पॉपुलेशन क्या है वुमेन्स की, यहाँ पे भी आपकी रिजर्व सीट है। फिर इनका इलेक्शन कौन करवाएगा, इनका इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इनका इलेक्शन करवाने के लिए बनाया। जैसे अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं नेशनल लेवल के पार्लियामेंट के लिए, तो उनका इलेक्शन कौन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट।
बट स्टेट में जब स्टेट का इलेक्शन नहीं, जब स्टेट में लोकल लेवल इलेक्शंस होते हैं तो उनके इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है, वो किसका काम है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसका काम क्या है? लोकल लेवल में जितने इलेक्शंस होंगे उनको करवाना, कंडक्ट करवाना, राइट। अब ये हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी कुछ पावर्स किसको देनी पड़ेगी? इन लोकल लेवल गवर्नमेंट्स को देनी पड़ेगी, ताकि वो अपना आराम से काम करते रहे। यानी कि आप समझ रहे हो, लोकल लेवल गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा काम हल्का कर देना और आपकी डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना। ये हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। फिर पंचायती राज की बात करें तो आपको पता है कि ये लेवल में बटे हुए, ग्राम पंचायत सबसे लोकल लेवल पे होता है, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका फिर आता है आपका ब्लॉक समितिज, फिर आता है आपका जिला परिषद, ठीक है। अगर हम बात करें तो रूरल लोकल पॉपुलेशन, जिसको आप पंचायती राज बोलते हो, ठीक है। हर स्टेट में इसका अलग अलग नाम होता है, बट आपको पता है इसकी काउंसिल होती है जिसमें कई वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं, और उनका हेड जो होता है उसको हम सरपंच बोलते हैं, राइट। ये तो आप सबको पता है। और जो पूरी गवर्निंग बॉडी होती है उसको हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं, राइट। ग्राम सभा बोलते हैं, राइट, हाँ ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा में क्या होता है? ग्राम सभा में सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के गांव के होंगे, या उस ग्राम पंचायत के एरिया में जितने भी इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे, जो इलेक्ट कर सकते हैं वोटर्स, वो उस ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। सिंपल चीज ये हो गया, ग्राम सभा का हो गया, राइट। फिर अब बात करें व्हेन ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म पंचायत समिति। जब कई ग्राम पंचायत को एक साथ जोड़ लिया जाए, एक साथ बैठे, तो उसको पंचायत समिति या फिर ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक लेवल पे भी आप देखते हो कि कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, राइट। फिर आप बात करते हैं ऑल द पंचायत समितिज और द मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब पंचायत समिति और मंडल्स कहां जाती हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं जिला परिषद। वहां पे आप देखते हो, वहां पे भी एक आदमी बैठा होता है जिसको आप बोलते हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वो क्या होता है? वो भी एक तरीके का क्या कहते हैं, वहां पे देखता है कि कैसे आपका पूरा पंचायती सिस्टम चल रहा है, वर्क कर रहा है, कैसे आपकी पॉलिसीज वर्क कर रही है, आपके फंड्स कैसे चल रहे हैं, कैसे फंड का इस्तेमाल कर रहे हो आप। तो ये सब काम कौन कर रहा है? ये जिला परिषद में हो रहा है। मतलब जिला परिषद में सारे एक तरीके से पूरा वो बनाया जाता है, क्या फॉर्मेट की कैसे वर्क होना है जिला परिषद में। बाकी एप्लीकेशन का होगा वो तो पंचायत समिति और ग्राम प्रधान ही लोग करते हैं, राइट। मेन जो जिला परिषद का काम क्या है, वो ये देखना है कि काम कैसे हो रहा है, कैसे होना है, राइट। फिर वहां पे एमएलए जो होते हैं वो भी वहां पे बैठते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए भाई काम उनके एरियाज में कैसे पंचायती जिला परिषद में काम चल रहा है, राइट। ये सब चीजें हो गई किसके लिए? जिला पंचायती राज सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं क्या म्यूनिसिपैलिटी की। जैसे आपने अभी गांव में देखा कि पंचायती राज सिस्टम है, वहां पे ग्राम सभा है, ग्राम प्रधान है, सरपंच है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सेम वैसे ही शहरों में भी है। शहरों में इसका नाम हम लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रख दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इसका इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशनर करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इसमें भी 1/3 जो सीट्स होती है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती है। सेम वही चीज है, ठीक है। इनका जो हेड होगा, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं, राइट। इसने क्या किया है? आपको पता है कि इसने वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन दिया है और हमारे डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया है। किसने? इस म्यूनिसिपैलिटी ने। यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस और ये ग्राम सभा के इलेक्शंस, ग्राम प्रधान के इलेक्शंस क्या कर रहे हैं? ये इंडिया में डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल के लिए फेडरलिज्म का ये टॉपिक खत्म हो चुका है। आने इनकमिंग वीडियोस हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम कर रही है, इंडिया में इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, राइट। तो तब तक के लिए क्या करें, हमारे चैनल के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।